Very good morning to all of you. So today we are just going to start a new chapter of our class and that is cell and lesson number 7. Okay? आज हम लोग अपने क्लास का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो क्या है हमारा, तो सेल. ओके? ये सेल क्या होता है, इसका काम क्या है, इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब अब हमें पता चलेगा. ठीक है? सेल सेल क्या होता है, तो इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल it is a basic structural and functional unit of all living organism. All living things are made up of one or more cells in an organism can be compared with a bricks in a wall. अब ये जो हमारा चैप्टर का हेडिंग ही है सेल, तो सेल से आप क्या समझते हो, सेल क्या होता है, तो सेल कुछ नहीं, ये क्या है, तो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पे प्रेजेंट है. इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे ये ह्यूमन बींग्स ही क्यों ना हो, ये सारे लोगों का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा सेल होता है. अब ये बेसिक और फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या होता है, तो इसको आप लोग कंपेयर कर सकते हो. जैसे कि मान लो ये जो हमारा वॉल बना है, ठीक है, तो वॉल हमारा किस चीज से मिलके बना हुआ है, ब्रिक से मिलके बना हुआ है, एक एक ईटा से मिलके ये पूरा दीवार हमारा बना हुआ है. सेम वैसे ही एक एक सेल से मिलके पूरा हमारा बॉडी बना हुआ होता है. इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे प्रेजेंट है, सारे का जो बॉडी होता है वो सब किस चीज से बना हुआ है, तो वो हमारा सेल से बना हुआ है. इस वजह से सेल को हम लोग अपने बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं, या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा सेल होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर इस दीवार को हम देखेंगे तो ये एक एक ब्रिक से मिलके बना हुआ है, एक एक ईटा से मिलके पूरा दीवार बना हुआ है. तो इस दीवार का जो हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा ब्रिक्स होता है. सेम वैसे ही हमारा बॉडी एक एक सेल से मिलके बना हुआ है, तो हमारा जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, सेल होता है. ठीक है, तो सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी. ये चीज तो क्लियर हो गया. लेकिन मैम सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, कोई ना कोई रीजन होगा ना इसके पीछे कि भाई सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों बोल रहे हैं, कुछ तो वजह होगी इसके पीछे. तो हमारे अंदर जितना भी फंक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा है कि जितना हम सर्वाइव करने के लिए, इस अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमारे बॉडी में हमेशा कोई ना कोई सिस्टम रन करते रहता है. फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम हमारे बॉडी में रन करते रहता है, तभी हम लोग सर्वाइव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका किडनी खराब हो गया मतलब आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, और जब आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से फंक्शन नहीं करता है तो आप सर्वाइव कर पाते हो, नहीं कर पाते हो. तो इस अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए, ह्यूमन बींग्स को जिंदा रहने के लिए बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन होते रहता है, और वो सारा फंक्शन हमारा किसके अंदर होता है, तो वो सारा फंक्शन हमारा सेल के अंदर होता है. जैसे आपने क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट, या फिर न्यूट्रिशन के बारे में क्लास 6 में भी हमने देखा था. तो एक्चुअली ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये जो फूड है, वो हम लोग क्यों खाते हैं, खाना क्यों खाते हैं, हमें इसी वजह से खाते हैं ना, क्यों खाना खाने के बाद जो हमारा एनर्जी मिलेगा, उस एनर्जी वो जो खाना खाने के बाद जो एनर्जी मिलेगा वो एनर्जी हमारा यूज होता है. ये सारे प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर जो चलता है, डाइजेस्टिव हुआ, रेस्पिरेटरी हुआ, एक्सक्रीटरी हुआ, इस सबको चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, और ये सारा एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है. इस वजह से हम लोग जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं, खाना खाते हैं. अगर हम खाना खाना बंद कर देंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें एनर्जी नहीं मिलेगा. तो जो वाइटल लाइफ प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर रन करता है वो रन नहीं करेगा, फिर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो ये जो
चीज़ रन होता है, फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, ये सब किसके अंदर होता है? तो सब सेल के अंदर होता है। जैसे हमने खाना खाया तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा कि जो हमारा लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है फूड का, वो स्मॉलेस्ट में ब्रेक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो फिर ये ग्लूकोज हमारा सेल के अंदर ऑक्सीजन से रिएक्ट होके एटीपी निकालता है। एटीपी क्या होता है? एनर्जी करेंसी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और यही हमारे बॉडी का एनर्जी करेंसी है ये, और इसी से हमें एनर्जी मिलता है और हम सर्वाइव कर पाते हैं। गॉट इट? तो ये सारा चीज़, जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ, एटीपी की फॉर्मेशन करवा, ये सारा चीज़ कहाँ होता है? तो ये सब सेल के अंदर होता है। तो जितना भी हमारा इम्पोर्टेंट काम होता है हमारे सर्वाइवल के लिए, वो सब चीज़ हमारे सेल के अंदर होता है। इस वजह से सेल को हम लोग फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। तो अब तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि मैम सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं। सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं क्योंकि हमारा पूरा बॉडी भाई सेल से बना हुआ है। हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड किया है? सेल प्रोवाइड किया है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट। प्लस हमारे बॉडी में जितना भी फंक्शंस होता है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज से ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा के एनर्जी निकालना, वो सारा चीज़ हमारा किसके अंदर होता है? वो सारा चीज़ हमारा सेल के अंदर होता है। दैट्स व्हाई सेल इज ऑल्सो नोन एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। गॉट इट? अब क्लियर हो गया कि आप क्यों बोलते हो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं उनके बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हमारा सेल क्यों होता है। ये सारा चीज हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ वन। जितने भी लिविंग थिंग्स इस अर्थ पे प्रेजेंट है वो सारे सेल से बना हुआ। कोई एक सेल से बना हुआ है, कोई एक सेल से ज़्यादा बना हुआ है। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर, अगर कोई एक सेल से बना हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं? कोई एक सेल से एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ होता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसके बेसिस पे हम लोगों ने भी डिफरेंशिएट किया है इसको। लेकिन ये सारे चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे कि भाई ये सेल है, ठीक है, ये सेल आया कहाँ से, इसको डिस्कवर कौन किया? तो इसको डिस्कवर किए हमारे जो एक अंकल थे, उनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। और इनका पिक्चर भी है यहाँ पे देख सकते हो। ये जो ऐसे कर्ली कर्ली टाइप का इनका हेयर था। और ये जो हमारे अंकल हैं इनका नाम क्या है? इनका ही नाम है रॉबर्ट हुक। और इन्होंने ही हमारा जो सेल चैप्टर है उसको, सॉरी जो सेल है उसको डिस्कवर किया था। और इन्हीं की वजह से आज ये जो पूरा सेल चैप्टर है हम लोग पढ़ रहे हैं। और सिर्फ क्लास 7 में तो हम बस इसकी बेसिक पढ़ेंगे, क्लास 9th में थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिर जब क्लास 11th में जाएंगे तो और ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो अंकल दिख रहे हैं इनका नाम है रॉबर्ट हुक और इन्होंने ही सेल को डिस्कवर किया था, जो कि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। और क्यों है ये तो आप लोगों को पता ही चल गया। नेक्स्ट, he observed slice of a cork on the microscope। भाई इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। बस कैसे किया था? ऐसे सपने में थोड़ी आया होगा कि हाँ ये चीज़ सेल है और ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, आप जाके सबसे बोल दो और सब लोग आपके बात मान जाएंगे। ऐसे थोड़ी हुआ होगा। कुछ मतलब कोई प्रोसेस होगा जिसके थ्रू उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो कैसे किया था रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर? तो ये देखिए, he observed a slice of cork under a microscope and observed on a number of tiny compartments appeared like a honeycomb and gave the term cells for each box। सेल्स की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने प्लांट के हेल्प से किया है। प्लांट का जो बार्क होता है, जो प्लांट का जो, अगर आप वुडी प्लांट देखोगे, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं वुडी प्लांट होते हैं, तो उनका जो एक लेयर होता है जो हमारे मतलब एक्सपोज रहता है इन्वायरमेंट से, पतला सा एकदम लाइट होता है, उसमें जान ही नहीं होता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बार्क। और बार्क के ही एक बार्क का ही एक स्लाइस को उन्होंने लिया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क। ठीक है, उसी बार्क से
जैसे ट्रीज हुआ, वुडी ट्रीज, उसके बाग से उन्होंने एक पीस लिया, ठीक है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कर्क बोलते हैं। बाग के पास क्या होता है, कर्क होता है। उसी कर्क को उन्होंने स्लाइस ऑफ कर्क, एक कर्क के टुकड़ा को उन्होंने लिया, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। जब उन्होंने देखा तो वो टोटली वो जो कर्क था वो कैसा अपीयर हो रहा था, तो जैसे मधुमक्खी की छतरी होता है, हनीकम्ब, जैसे हनीकम्ब होता है ना, सेम वैसे ही कर्क माइक्रोस्कोप के अंदर दिख रहा था। और हनीकम्ब कैसा दिखता है, जैसे आप देख सकते हो, हनीकम्ब ऐसा दिखता है ना, छोटा छोटा कंपार्टमेंट, छोटा छोटा बॉक्सेस होता है। तो जब रॉबर्ट हुक ने प्लांट का कर्क लिया, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डाला, तो उन्हें कैसा इमेज दिखा, तो उन्हें ऐसा इमेज दिखा, ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट, सेम एज अ हनीकम्ब, जैसा मधुमक्खी की छतरी होती है, सेम वैसे ही रॉबर्ट हुक को कर्क माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने ये हर एक कंपार्टमेंट को क्या बोल दिया, उन्होंने ये हर एक, ये जो लिटिल रूम है, जो कंपार्टमेंट है, उन्होंने इस चीज को क्या टर्म दे दिया, इसको इन्होंने सेल बोल दिया। तो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर कैसे किया था, तो रॉबर्ट हुक प्लांट कर्क लेके आए, माइक्रोस्कोप के अंदर देखे तो वो कर्क सेल उन्हें कैसा दिखा, तो हनीकम्ब जैसा दिखा, मधुमक्खी की छतरी के जैसा दिखा। और मधुमक्खी की छतरी में बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस होता है, ठीक है। तो वो हर एक लिटिल बॉक्स, हर एक कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या टर्म दे दिया, उन्होंने उस चीज को सेल बोल दिया। और ऐसे ही इन्होंने किस चीज की डिस्कवरी किया, इन्होंने सेल को डिस्कवर किया। और ये एक बात बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये जो कर्क सेल था, जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, वो हमारा लिविंग सेल नहीं है, ये हमारा कैसा सेल है, तो ये हमारा डेड सेल है। तो रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम तो सेल को डिस्कवर किया, लेकिन कैसे सेल को डिस्कवर किया, तो इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया। फिर इनके बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए और उन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट टाइम सेल को कौन डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर किया था। और वो सेल कैसा था, लिविंग था कि डेड था, तो वो हमारा डेड था। और लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, या फिर हम अगर क्लास 9 में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे। अभी हमारे सिलेबस में लिविंग सेल्स को कौन डिस्कवर किया था ये चीज़ नहीं दिया, तो अभी हम इसके बारे में जानेंगे भी नहीं, हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। Robert Hooke do not know the real structure and function of a cell. His observation gave no indication about nucleus and other organisms that found in a cell. अभी या फिर आप क्लास 7 में भी पढ़े होंगे, वहाँ पे सेल के बारे में तो ज़रूर पढ़े होंगे, आई थिंक। हाँ है, क्लास 7 में भी सेल चैप्टर है, तो वहाँ पे हमने देखा था कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस टाइप का होता है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। इसके अंदर एक क्या होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसे हम लोग ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि सेल के अंदर जितना भी फंक्शन होता है सबको कौन कंट्रोल करता है, तो सबको हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक है। प्लस सेल में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स भी मिलते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, वैक्यूल, प्लास्टिड, ये सारे चीज सेल्स के अंदर मिलता है। ये हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा है। लेकिन जब रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया तो उनको ये चीज़ों की आइडिया नहीं थी, उन्हें कोई भी, जो उनके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उन्हें कोई भी नॉलेज नहीं था कि सेल के अंदर क्या क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है कि नहीं, अदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है कि नहीं, ये सारा चीज़, ये जो चीज़ है इसके बारे में उनको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था। बस उन्होंने कर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, वो हनीकम्ब जैसा दिखा, छोटा छोटा कंपार्टमेंट उन्हें दिखा, और वो हर एक कंपार्टमेंट को सेल बोल दिए। लेकिन उनको कोई भी आइडिया नहीं था कि सेल के अंदर क्या क्या होता है, सेल किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था।
फिर नए नए साइंटिस्ट आए, उनके बाद एक और अंकल आए रॉबर्ट ब्राउनी, उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। फिर ऐसे कर करके बहुत सारे साइंटिस्ट आए जो कि सेल में अपना इंटरेस्ट दिखाया और अलग अलग चीज़ को उन्होंने डिस्कवर किया। गॉट इट? तो क्लियर हो गया कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था। तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था। डेड सेल को डिस्कवर करने के बाद उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था कि इस सेल के अंदर क्या क्या है। तो फिर अलग अलग साइंटिस्ट है और अलग अलग चीज़ का, कोई न्यूक्लियस का, तो कोई साइटोप्लाज्म का, कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे कर करके डिस्कवर करके गए। कोई गोल्गी बॉडीज का, ये सब हम लोग हायर क्लासेस में देखेंगे। अब देखो, अब हमारा हेडिंग क्या है? वैरायटीज इन अ सेल। सेल में डिफरेंट टाइप्स का वैरायटीज होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ अ सेल प्रेजेंट इन एन organism varies with its size. More the number of a cell, greater is the size. जैसे आप अगर अपने इन्वायरमेंट में देख रहे हो, ठीक है, तो जो साइज होता है, जो नंबर ऑफ सेल होता है, वो हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बैक्टीरिया में देखेंगे तो वहाँ पे हमें बस एक ही सेल दिखेगा, लेकिन अगर हम अपने अंदर देखेंगे तो हमें मिलियंस ऑफ सेल दिखेंगे। मतलब कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स हमें मिलते हैं। किसी में 1 मिलता है, किसी में 100 मिलता है, किसी में मिलियन मिलता है, किसी में बिलियंस मिलता है, किसी में मोर देन बिलियंस मिलता है। मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स मिलते हैं। और वो नंबर ऑफ सेल्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो उसके बॉडी का साइज क्या है, ठीक है। तो बॉडी के साइज पे डिपेंड करता है कि आप में कितना नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट होगा। गॉट इट? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 टाइप। कितना नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट है इसके बेसिस पे, जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट है और उसमें कितना नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे सेल को, सॉरी, उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक हमारा यूनिसेलुलर होता है, दूसरा हमारा मल्टीसेलुलर होता है। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है तो उसे हम लोग यूनिसेलुलर बोल देते हैं, और अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मोर देन 1 सेल से बना हुआ होता है तो उसे हम लोग मल्टीसेलुलर बोल देते हैं, ठीक है। तो अब कितना नंबर ऑफ सेल उसके बॉडी में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम लोग यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किए हैं। Okay. Unicellular organism like amoeba, yeast and bacteria which consist of a single cell are called unicellular. Organism like amoeba, amoeba आप सब लोग जानते हो, इरेगुलर शेप में होता है, गंदे पानी में मिलता है, प्लस ये सिंगल सेल से बना हुआ होता है। ईस्ट भी हमारा सिंगल सेल से बना हुआ होता है और बैक्टीरिया भी हमारा सिंगल सेल से बना हुआ होता है। तो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ होता है तो उसे हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं। और उसका एग्जाम्पल क्या क्या मेंशन किया गया हमारे सिलेबस में? तो एमीबा, ईस्ट, बैक्टीरिया, ये सारा चीज एक सेल से मिलकर बना हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज फॉल अंडर अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये किसके अंदर आता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है, ठीक है। अब देखो, in such organism all the vital life processes such as digestion, respiration, excretion and reproduction take place in a single cell. अगर हम अपने बॉडी में देखेंगे, ठीक है, तो हमें पता है, हम क्लास 6 में भी पढ़े हैं कि सेल से मिलके टिश्यू, टिश्यू से मिलके ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलके एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। तो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी में मिलता है और हर ऑर्गन सिस्टम का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन, तो उसका फंक्शन क्या होता है? तो उसका फंक्शन हमारा फूड की डाइजेशन का होता है। फिर अगर हम रेस्पिरेशन को देखेंगे तो उसका फंक्शन क्या होता है? तो उस डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी निकालने का। एक्सक्रीशन का देखेंगे तो
एक्सक्रीशन का देखेंगे तो जो नाइट्रोजनियस वेस्ट हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसको एग्जिट करने का काम कौन करता है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। मतलब हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। लेकिन जो चीज एक सेल से बना हुआ है तो भाई उसके अंदर तो एक ही सेल है, तो क्या उसका जो न्यूट्रिएंट्स का, रिप्रोडक्शन का, एक्सक्रीशन का, सर्कुलेशन का, वो सारे चीजों के लिए अलग अलग ऑर्गन हो सकता है? नहीं हो सकता है। एक सेल है तो ऑर्गन कहाँ से बन सकता है? बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाएगा, बहुत सारा टिश्यू मिलके ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम। तो अब भाई ये एक सेल से बना है, एक सेल से बना हुआ है तो इसके तो अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा, एक ही सेल के अंदर सारा काम होगा। तो यही चीज यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होता है उनका सारा जो वाइटल लाइफ प्रोसेस होता है, डाइजेशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, वो उसी स्पेसिफिक सेल के अंदर होता है। क्योंकि बहुत सारे सेल्स तो है नहीं कि अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग ऑर्गन्स के थ्रू अलग अलग काम करवाएंगे। गॉट इट? एक ही सेल के अंदर सारा काम होता है। ये जो है वो हमारा क्या है, ये हमारा इमीवा का फिगर है जो कि यूनिसेलुलर है। किस चीज से बना हुआ है, तो एक ही सेल से बना हुआ है और इसी सेल के अंदर डाइजेशन भी हो जाएगा, एक्सक्रीशन भी हो जाएगा, रेस्पिरेशन भी हो जाएगा, रिप्रोडक्शन भी हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं होंगे अलग अलग फंक्शन के लिए। गॉट इट? नेक्स्ट, organism like cat, dog, mango, banyan trees are consist of more than one cell are called multicellular organism। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म लाइक जो डॉग होता है, डॉग आपने देखा है, कैट आपने देखा है, मैंगो ट्रीज, बनियान ट्रीज, ह्यूमन बींग्स, टाइगर, लैंड, ये सारे ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बना, ये सारे ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ है। और जो ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ होता है उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जो एक सेल से बना था उसे क्या बोलते थे, यूनिसेलुलर। और जो एक से ज़्यादा से बना हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। गॉट इट? In multicellular organism, different organs formed different type of function. Different organs perform different types of function. Multicellular organism में अलग अलग organs अलग अलग function करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे बॉडी में जो स्टमक होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, डाइजेशन में। वहीं पे किडनी होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में। लंग्स होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में। बोन्स होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, तो वो हमारा मूवमेंट में। तो हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है। लेकिन यूनिसेलुलर में तो एक ही सेल है, इस वजह से सारा लाइफ प्रोसेस, जो वाइटल लाइफ प्रोसेस होता है वो सारा एक ही सेल के अंदर होता है। लेकिन मल्टी सेलुलर में अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है। गॉट इट? ये देख लो डॉग का कितना क्यूट है। सेल साइज, अभी हमने देखा कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर्स ऑफ सेल होते हैं। अब देखेंगे कि अलग 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 साइज का भी सेल हमें देखने को मिलता है। कोई ज़्यादा लॉन्ग होता है, कोई बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, कोई मॉडरेट साइज का होता है। ठीक है? The size of the cells can vary from micron to few centimeter। अलग अलग साइज के सेल्स को हमें देखने को मिलता है। किसी सेल का साइज माइक्रोन में हम मेजर करते हैं तो किसी सेल का साइज कैसा होता है, सेंटीमीटर में होता है। मतलब अलग अलग टाइप्स के सेल का अलग अलग साइज होता है। गॉट इट? Although most cells are microscopic and can be seen only under the microscope।
और बहुत सारे सेल, लगभग सारे सेल्स हमारे माइक्रोस्कोपिक होते हैं और उसे सिर्फ हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं. गॉट इट? Some plant and in some animals are visible to the naked eyes. क्या था यहाँ पे? Some plant cell and some animal cells are visible to the naked eyes. जैसे मैंने अभी यहाँ पे बोला कि बहुत सारे सेल्स बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है जिसे हम लोग माइक्रोन में मेजर करते हैं और कोई सेंटीमीटर में होता है. ठीक है, तो बहुत सारे सेल्स को हम लोग सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, लेकिन कुछ सेल को हम लोग नेकेड आई से भी देख सकते हैं. उनका साइज इनफ होता है कि बिना माइक्रोस्कोप यूज किए भी उसको हम लोग देख सके. गॉट इट? वी हैव अ 5 minute टाइम्स. जैसे द ओब्यूल ऑफ अ साइकस प्लांट इज द लार्जेस्ट सेल फाउंड इन अ प्लांट. अगर हम प्लांट में देखेंगे तो प्लांट में लार्जेस्ट सेल किस में मिलता है? तो प्लांट में जो साइकस प्लांट होता है, साइकस प्लांट का जो ओब्यूल होता है वो हमारा लार्जेस्ट होता है. ठीक है, अगर प्लांट के बॉडी में हम सबसे सारे प्लांट के बॉडी में कंपेयर करेंगे, लार्जेस्ट सेल कहाँ हमें मिलेगा? तो लार्जेस्ट सेल हमें साइकस प्लांट का जो ओब्यूल होता है वही प्लांट का लार्जेस्ट सेल होता है. गॉट इट? फिर ओबम इज द लार्जेस्ट सेल इन अ ह्यूमन बॉडी. अगर हम ह्यूमन बॉडी में देखें, इंसानों में देखें, तो उनके बॉडी में लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? तो उनके बॉडी में जो फीमेल ओबम होता है वही हमारा लार्जेस्ट सेल होता है. गॉट इट? फिर माइकोप्लाज्म, अ बैक्टीरिया विच इज द स्मॉलेस्ट सेल दैट मेजर 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर. और माइकोप्लाज्म एक हमारा बैक्टीरिया है, जिसे बैक्टीरिया, ठीक है, माइकोप्लाज्म क्या है? तो बैक्टीरिया है और ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है हमारे अर्थ पे. पूरे प्लांट और एनिमल्स में अगर सबसे स्मॉलेस्ट सेल अगर कोई है अभी तक तो वो हमारा क्या है? वो हमारा माइकोप्लाज्म, जो कि बैक्टीरिया है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है और उसका मेजरमेंट क्या होता है? तो 0.1 से 0.5 तक. ठीक है, और नर्व सेल जो है वो हमारा कैसा सेल है? लॉन्गेस्ट सेल है. लॉन्गेस्ट सेल क्या है हमारा? नर्व सेल. और लार्जेस्ट सेल क्या है? तो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. गॉट इट? नाउ सेल शेप. Cells have a different shapes which varies from organism to organism. अलग अलग टाइप्स का सेल हमें मिलता है, वो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, प्लस वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है इस पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल WBC वो जनरली हमारा जो एंटीबॉडीज होता है उससे फाइट करने का काम करता है, तो वो उसका शेप कैसा होता है? इरेगुलर शेप होता है ताकि वो इजीली मूव कर सके. वहीं पे अगर हम रेड ब्लड सेल को देखें तो उसको ऑक्सीजन को बाइंड करना होता है, तो ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करने के लिए वो कौन सा शेप में होता है? स्फेरिकल शेप में. अगर वहीं पे हम नर्व सेल को देखें तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होता है प्लस ब्रांच्ड होता है. क्यों होता है? क्योंकि उसे हमारे बॉडी में लॉन्ग डिस्टेंस में मैसेजेस को सेंड करता है. तो डिपेंड करता है कि सेल कैसा फंक्शन परफॉर्म करता है, उसका शेप उसी पे डिपेंड करता है. जैसा सेल फंक्शन परफॉर्म करता है उसका शेप भी उसी पे वैरीज करता है. गॉट इट? इट मे बी फ्लैट हो सकता है, राउंड हो सकता है, स्पेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है. डिपेंड कहाँ करता है? कि फंक्शन पे डिपेंड करता है कि भाई वो सेल कैसा काम कर रहा है. ठीक है, अगर मान लो कि मैसेजेस सेंड करने हैं पूरे बॉडी में तो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है, और लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना तो अगर वो छोटा सा होगा तो कितना ज़्यादा टफ होगा. तो इस वजह से नर्व सेल कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होता है, ब्रांचेस होता है, हर पार्ट्स में इम्पल्सेस को, मैसेजेस को सेंड कर सकता है. कितना स्लाइड बचा? हाँ बस. तो Some cells are irregular in shape like amoeba and white blood cell. जैसे मैंने पहले ही बताया कि कुछ सेल हमारा इरेगुलर शेप में होता है, इरेगुलर इस टाइप का, जैसे कि एमीबा हुआ, वाइट ब्लड सेल हुआ,
फिर अगर हम मसल सेल को देखेंगे तो लंबा होता है, पतला सा होता है। अगर वही हम प्लांट सेल की लीव्स में जो स्ट्रोमेटा के पास प्रेजेंट होता है गार्ड सेल, उसको देखेंगे तो वो कैसा शेप में मिलता है, बीन शेप में मिलता है, ठीक है। प्लस जो मेसोफिल सेल होता है जो कि लिप्स में प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, तो लॉन्ग होता है और रेक्टेंगुलर शेप में होता है। जैसे मैंने यहाँ पे देख लिया, हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि वाइट ब्लड सेल, एमीबा इरेगुलर शेप होता है, मसल लंबा होता है, पतला होता है, गार्ड सेल बीन शेप का होता है, मेसोफिल सेल जो लिप्स में प्रेजेंट होता है वो हमारा लॉन्ग होता है और रेक्टेंगुलर शेप में होता है। तो अलग अलग शेप में सेल मिलता है, क्यों? क्योंकि वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है कि भाई वो काम कैसा कर रहा है। Nerve cells are long in branch. Their shape enable them to send messages over a long distance in our body. Nerve cell लंबा होता है, branches होता है, क्योंकि उसे लॉन्ग डिस्टेंस में मैसेजेस को सेंड करना होता है। A spherical shape of a red blood cell provide more area for binding of oxygen. और जो रेड ब्लड सेल होता है वो स्पेरिकल शेप में होता है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया प्रोवाइड कर सके ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो सके और हम हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा उस ऑक्सीजन को यूज़ करके फूड से ब्रेक डाउन करवा के हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को निकाल सके। The irregular shape of amoeba help them to move easily and engulf their food. Irregular जो शेप होता है एमीबा को, वो उसको इजीली मूव करने में हेल्प करता है, प्लस उसके फूड को इनगल्फ करने में हेल्प करता है। सो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा कि सेल क्या होता है, तो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल को डिस्कवर कौन किया था? रॉबर्ट हुक। कब किए थे? 1665 में। किसके हेल्प से किए थे? तो प्लांट के कॉक के हेल्प से किए थे। जब माइक्रोस्कोप के अंदर दिखे तो वो कॉक कैसा दिखा उन्हें? हनी कम जैसा दिखा, और वो हर एक कंपार्टमेंट को सेल बोल दिए। और जो सेल वो डिस्कवर किए थे वो कैसा था? तो वो हमारा डेड था, और उस टाइम उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था कि सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता। फिर अलग अलग साइंटिस्ट आए और ये सारी चीज़ों को डिस्कवर किए। फिर हमने देखा कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स है, कि कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना हुआ है तो यूनिसेलुलर, कोई मोर देन एक सेल से बना हुआ है तो मल्टी सेलुलर। फिर हमने देखा कि अलग अलग टाइप्स सेल के अलग अलग शेप मिल रहा है, वो शेप किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वो कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। फिर हमने देखा कि ह्यूमन बॉडी में ओवम जो होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है, प्लांट में साइकस का ओब्यूल लार्जेस्ट होता है, माइकोप्लाज्मा हमारा स्मॉलेस्ट सेल होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट होता है, नॉब सेल हमारा लॉन्गेस्ट सेल होता है। तो ये सारे चीज़ आज हमने डिटेल्स में कवर किया। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।